नमस्कार। मैं ज़्यादातर भारत की भविष्यवाणी भारत की कुंडली से करता आ रहा हूँ और ये जो भारत की कुंडली है ये सब कुछ बताती है। कुंडली क्या है भारत की, इस बारे में अगर हम जानना चाहें लोग, तो कुंडली जो भारत की है वो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की कुंडली है एक, जिसको आमतौर पर ज्योतिषी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कि अभी क्या स्थिति है कि मैंने बताया था कि 27 अक्टूबर के बाद कभी न जल्दी से जल्दी कहीं न कहीं मंगल भयानक रक्तपात कराएगा, और उसने रक्तपात कराया। वह केतु के ऊपर से गोचर कर रहा था और जन्मकालीन मंगल को देख रहा था और जन्मकालीन राहु को देख रहा था। लेकिन जब हम आएंगे दूसरी तरफ 7 दिसंबर को, तो 7 दिसंबर को मंगल आ जाएगा और शनि इस समय 0 डिग्री पे है। आज की तारीख है 19 नवंबर। शनि 0 डिग्री पर आ चुका है मीन राशि में। तो इस समय अगर हम फिर देखेंगे कि अभी भी मतलब 27 तक स्थितियां थोड़ी डरावनी हैं, थोड़ी सबको सचेत रहना पड़ेगा। हो सकता है कि इंडिया कोई एक्शन लेने का प्रयास करे, मन बनाए। लेकिन 7 दिसंबर से मंगल फिर भारत की कुंडली के 8वें घर में प्रवेश कर जाएगा और वो जन्मकालीन मंगल को देखेगा। और इसके अतिरिक्त भारत की कुंडली के पंचग्रही जो योग है, जो तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है, वहाँ के 4 ग्रहों चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य, इन सब को देखेगा। तो चंद्रमा है 3 डिग्री 59 मिनट का, बुध है 13 डिग्री 40 मिनट का, शनि है 20 डिग्री 28 मिनट का, शुक्र है 23 डिग्री 33 मिनट का, सूर्य है 27 डिग्री। तो इसमें ये मान के चलिए कि हम अगर इसे नाड़ी, थोड़ा सा नाड़ी, मैदनी ज्योतिष में नाड़ी से भविष्यवाणी में नहीं करता हूँ, गुप्त नाड़ी से, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नाड़ी का प्रयोग करें तो हम ये पाते हैं कि एक चंद्र मंगल योग बनना है। चूंकि 3 डिग्री से कम का चंद्रमा है तो दूसरे घर में चंद्र मंगल योग बनना है, तो मंगल उस चंद्रमा को देखेगा। मतलब बिजनेस, व्यापार, महिलाओं से संबंधित और टूर एंड ट्रेवलिंग में, मतलब चलते वक्त दुर्घटनाएं, मतलब जो कहीं भी सड़क दुर्घटना या प्लेन दुर्घटना, ये संभव है कब? 7 दिसंबर के बाद। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 7 दिसंबर के बाद दुर्घटना संभव है। मंगल भारत के 11वें घर को भी देखेगा। मंगल की दशा चल रही है भारत की स्वतंत्रता की कुंडली में, तो मंगल को देख रहा है और इन 5 ग्रहों को देख रहा है। तो मंगल शनि को देख रहा है, जो वह कदापि अच्छा नहीं है। और ये सारा खेल देखिए, मंगल जो कि चल रहा है, तो इसके बाद बिहार इलेक्शंस हुए, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जीती। लेकिन मैं एक साफ चीज़ देख रहा हूँ। मैंने कल एक पॉडकास्ट में भी बोला कि भारत एक बहुत भयंकर आंदोलन, इसके पहले भी बोला हूँ कई पॉडकास्ट में, पब्लिक मूवमेंट या पब्लिक एजिटेशन की तरफ बढ़ रहा है ग्रहों के हिसाब से। क्योंकि 16 जनवरी 2026 को मंगल उच्च का हो जाएगा और यह भारत की कुंडली के लग्न के स्वामी शुक्र और शुक्र सहित सूर्य, शुक्र, शनि, बुध, चंद्रमा सबको देखेगा। कब? 16 जनवरी से लेके 16 जनवरी से ऑनवर्ड्स, ये मान के चलिए कि फरवरी 23 तक। तो अभी से लेके फरवरी 23 तक कोई भी स्थिति सामान्य वगैरह नहीं है। मैं इसको, कुछ लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जो मुझे दिखेगा मैं कहूँगा। तो इस बीच जो पहली बात, तो कोई भी आप किसी भी मामले में झगड़ा नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे, क्या जहाँ तक कि कोई पुलिस केस बने या इस तरह की बातें बने। और इसी समय भारत और पड़ोसी देश से कुछ अनबन सी दिखती है, स्पष्ट रूप से दिखता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसके इनपुट्स मिलें। दूसरी चीज,
मैं सड़कों पर लोगों को देख रहा हूँ कि लोग सड़कों पर उतरते दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से। विभिन्न तरह की मांगों को लेकर लोग सड़कों पर उतरेंगे, जैसे मास मूवमेंट, चाहे वो करप्शन के अगेंस्ट हो या हो सकता है चुनाव के अगेंस्ट में, जो चुनाव में कथित रूप से धांधली जो कही जा रही कि धांधली हो रही है, तथा कथित धांधली के रूप में के अगेंस्ट में कुछ न कुछ जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लोगों को मैं कुछ चीज़ों से आगाह करना चाहूँगा। मैं साफ साफ इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि लोग स्पष्ट रूप से इतना ध्यान रखें कि अपने घरों में सीरियल्स यानी अनाज वगैरह, खासकर जैसे बंगाल का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, और इसके अतिरिक्त ये आप अपना उड़ीसा है, क्योंकि भविष्यमालिका की बहुत मतलब 25% चीज़ों को मैं पूरी तरह से मानता हूँ, तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जाके ऊपर कश्मीर और इसके अगल बगल दिल्ली वगैरह, दिल्ली इवन गुजरात और राजस्थान के जो जगहें हैं, बॉर्डर्स हैं, ये भी 23 फरवरी तक थोड़ी सी इनमें समस्याएं हैं। और क्योंकि अभी तो मतलब केतु कुछ लोगों का तलाक की प्रोसीजर शुरू करा चुका होगा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि 27 अक्टूबर के बाद से बहुत लोगों के तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, और वो तलाक से संबंधित तलाक लेने की सोच रहे होंगे, जो कि वो जिसको जो करना है। और कुछ महिलाओं का मतलब इस वक्त ये के पति के ऊपर भी थोड़ा सा संकट दिखता है, उनकी आयु पे संकट दिखता है। मैं राशि वगैरह का यहाँ पे उल्लेख नहीं करूँगा, क्योंकि डराना मेरा काम नहीं है, क्योंकि ना मैं 7.5 को बहुत विशेष महत्व दूँ, ना कि गुड़ मिलान को बहुत ज़्यादा महत्व मैं देता हूँ। गुड़ मिलान चूँकि 400 साल पहले ही शुरू हुआ, और यह गुड़ मिलान बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। अगर हम रामायण को देखें तो उस समय सूर्य जब उत्तरायण में होते थे तो विवाह हो जाया करते थे। अब एक बात और भी है, उच्च का मंगल भारत के चौथे घर यानी भारत के सिंहासन को या घर को या मतलब ये दिल्ली को इस तरह देखता है, तो विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ वृषभ राशि है, तो उत्तर प्रदेश भी थोड़ा सा सेंसिटिव दिखता है। वो ये वृष और मिथुन राशि को लेके थोड़ा सा उत्तर प्रदेश भी सेंसिटिव दिखता है। 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में भी बहुत चाक चौबंद व्यवस्था करने की ज़रूरत है, और वहाँ के मुख्यमंत्री चूँकि इस मामले में बहुत ही सख्त हैं, और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा करेंगे। और वहीं मुझे पूरे केंद्र सरकार पर भरोसा है कि वो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेगी। अब ये हो गया कि मंगल में बुध की दशा में हम आ रहे हैं 23 नवंबर से 14 दिसंबर तक। मंगल में बुध की दशा में 23 नवंबर से 14 दिसंबर तक हम आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि बुध मार्केश है, और ये तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो मार्केश है, तो जो मैंने बताया कि कुछ न कुछ ये थोड़ा बहुत रक्तपात जरूर कराएगा। अब प्लस क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो जुपिटर के वक्री होने की स्थिति में फरवरी तक बहुत लोगों की शादियां जो कि रुकी हुई थी, वो शादियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कब? जो फरवरी तक शादियों या तो तय हो जाएंगी, या कुछ लोगों की शादियां हो जाएंगी। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो कंसीव कर जाएंगे इस बीच, है ना। तो जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो उनके बच्चे कंसीव होंगे, हर हाल में कंसीव होंगे। उपाय क्या है? मैं उपायों में इस समय सबसे ज़्यादा जिस उपाय पर बार बार बात कर रहा हूँ, वह उपाय है घर के केंद्र से एक्सट्रीम ईस्ट में, मतलब आप कंपास लीजिए, जो 16 डायरेक्शन का जो वास्तु का जो आजकल जो करंट वास्तु है, कुछ लोग नहीं मानते लेकिन मैं पूरी तरह से मानता हूँ। तो घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में आप राम दरबार लगाइए। राम दरबार में स्पेशली करीब 12 लाख में मैंने एक राम दरबार बनवाया है, और उसमें वाल्मीकि रामायण की छोटी छोटी चीज़ों को मैंने देखा है कि राम जी कैसे थे, वो बलिष्ठ थे, उनकी नसें और ये वो, मतलब उनका सीना चौड़ा था, और वो जब चलते थे तो लगता था कि मतलब
बाहर दूर से शेर आ रहे हैं, इस तरह का दूसरे जानवर का जिक्र है रामायण में। तो राम लक्ष्मण को इस तरह से दिखाया गया है उसमें। भगवान राम लक्ष्मण को इस तरह भी दिखाया गया है रामायण में कि जब पहली बार वन में माता सीता को कोई राक्षस देखता है तो कहता है कि अपनी स्त्री को छोड़ के तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और इसका रिजम्बलेंस मुझे जब मैं पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण तो मुझे तुरंत याद आया कि एक संस्कृति ऐसी है जो ये कहती है, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे वो उस समय की पार्टीशन की बात हो, यही कहा गया कि अपनी स्त्रियों को छोड़ के, कश्मीर में तो यही कहा गया था स्त्रियों को छोड़ के चले जाइए, और बाकी लोग घर छोड़ के चले गए और लोग चले भी गए, हम लोग चले भी गए क्योंकि हमने राम से कुछ नहीं सीखा। भगवान राम से ज़्यादा अगर हम राजा राम पर ध्यान दें या मनुष्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो एक शूरवीर है, वो एक शूरवीर है। अगर उनकी पत्नी को कोई टच भी करता है, जो कि उस राक्षस ने छुआ, उनके हाथों को छुआ, तो उन्होंने उसको कहा मूर्ख तू यहाँ से चला जा, एक चेतावनी देते हैं और उस चेतावनी के साथ वो उसके दाएं हाथ को काटते हैं, बाएं हाथ को काटते हैं, दोनों पैरों को काटते हैं, सर को काटते हैं। मुझे वो पढ़ के इतनी प्रसन्नता होती है, सच बताऊं मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि राक्षस को, असुर को जीने का कोई हक नहीं। और आज की स्थिति में दंड कौन देगा? हमारी सेना देगी, हमारी सरकारें देंगी। तो उस समय भगवान राम चूंकि भरत के एक प्रतिनिधि के रूप में थे तो अयोध्या तक तो सीमित नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या 6000 स्क्वायर किलोमीटर्स में थी, 6000 स्क्वायर किलोमीटर्स की अयोध्या में थी। तो वो एरिया भी वहाँ पे आता है। तो 14,000 राक्षसों को मारते हैं और जो चलते हैं तो बताते हैं उनके पैरों में रक्त और मांस से रक्त सने हुए रहते हैं, उनके जूतों में लगे हैं। और जो गोह होती है, गोह बहुत लोग सुने होंगे, गांव वाले जानते होंगे, जो गांव के हैं, रेप्टाइल्स का एक जो छिपकली का एक जो बड़ा वर्जन होता है, बहुत ही डरावना होता है गोह, उसके दस्ताने वो पहनते थे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण में है, आप जाके देख लीजिएगा। तो गोह के दस्ताने, उनमें पोरों में खून जमे होते हैं, खून लग गए होते हैं, क्योंकि वो बाण मारते मारते टूट गए थे। कितने अस्त्र थे भगवान राम के पास में। थोड़ा सा इसका भी मैं उल्लेख करता चलूं तो उनको कम से कम 50 अस्त्रों का उल्लेख होता है, जिसमें 24 सामान्य अस्त्र थे, बाकी सब दिव्यास्त्र थे। दिव्यास्त्र मतलब स्पेशल अस्त्र थे जो मंत्रोच्चारण पर चलते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र एक्सेट्रा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है जो कि लोगों को आश्चर्य में डाल सकती है, लेकिन तब भी मैं यहाँ कहूँगा कि भगवान हनुमान जी के पास रामायण में कहीं ये उल्लेख नहीं कि गदा थी, और उसके उलट भगवान राम के पास 2 गदाएं थी। उन 2 गदाओं के नाम का भी उल्लेख है रामायण में। और इसके अतिरिक्त भगवान राम कमर में तलवार लटका के चलते थे, तो तलवार भी उनके पास थी, बर्छी भी थी और कटार भी थी, इस तरह की चीज़ें। और जब सीता जी वहाँ से जाती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी जंगल में गई, तो जब अग्नि परीक्षा की बात होती है तो भगवान राम कहते हैं कि जाओ सीता से कह दो कि वो सज धज के रानी की तरह आए और पूरे आभूषणों के। तो वो यही आभूषण थे, और जो उन्होंने आभूषण गिराए तो उनको पूरी पेटी भर भर के आभूषण दशरथ जी ने दिए थे। और भगवान राम जब वहाँ से चलते हैं तो उन्होंने कहा कि उनको अपनी माँ का बड़ा ध्यान रहता था। वो मैं जिक्र उस पर ज़्यादा नहीं डालूंगा, कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। तो उन्होंने अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए अपने जो वर्कर्स थे, नौकर थे, जो भी उस समय के कर्मचारी थे, उनको कहा, और अपने सभी कर्मचारियों जो कि भगवान राम के कर्मचारी थे, उनको 14 साल का वेतन भी वो दे के वहाँ से चलते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि 14 साल का वेतन, ये कौन सी बात बता रहे हैं आप। तो इसके लिए कृपा करके आपको रामायण में जाना होगा। और एक पॉडकास्ट में बोल रहा था, तो बड़ा पॉडकास्ट है, तो जो पॉडकास्ट मेरा ले रहे थे उन्होंने कहा कि ये बातें मेरी सर के ऊपर से गुजर रही हैं। तो मैंने कहा इसके लिए हमें वाल्मीकि रामायण को पढ़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि रामायण। और रिसेंट अगर बहुत पुरानी वाल्मीकि रामायण मिल जाएंगी तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि आप अचरज में पड़ जाएंगे। तो खैर
ये चीज़ हुआ। मैंने आज इतनी रामायण की बातें बताई। तो घर के मध्य से पूरब में एग्जैक्ट ईस्ट में, हो सकता है इतना ही डायरेक्शन है ईस्ट, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे करके 16 डायरेक्शंस हैं। मैं एक बार इन डायरेक्शंस को आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने प्रकार की डायरेक्शंस होती है, जो कि मैं हर वीडियो में अब रेमेडी देने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप माने, जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस समय, सबसे पहले ऊपर आ रहा है वेस्ट साउथ वेस्ट, उसके बगल है वेस्ट, उसके बगल है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो डिप्रेशन का एरिया है, जहाँ पर टॉयलेट वगैरह रखा जा सकता है और वहाँ पे कभी बैठा नहीं जा सकता। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कभी मत बैठिए, बहुत नुकसान कर जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट सहयोग का है, सपोर्ट का है, यहाँ पे अशोक स्तंभ वगैरह लगाते हैं। और जिनको लोन वगैरह चाहिए होगा उनको सफ़ेद घोड़ा, आज मैं बहुत मूड में हूँ तो मैं रेमेडी भी दे रहा हूँ, वो सफ़ेद घोड़े का 2 सफ़ेद घोड़ों के पेयर वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट है, जो कि नॉर्थ से जस्ट पहले है, नॉर्थ वेस्ट एक कामुकता का, सेक्स का एरिया है। यहाँ पर एडोलेसेंस बच्चों की कमरे मत बनाइए। जो बच्चे युवा हो रहे हैं, जब मतलब इवन 12 साल के बाद के बच्चों के कमरे, स्टडी रूम इस तरह कदापि न बनाए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उनको वहाँ पे बिल्कुल उनसे दूर रहिए कि वो वहाँ पे ना जाने पाए, वो दिखे ना वहाँ पे, ये जो 12 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं। और इसके बाद आता है नॉर्थ सब कुछ है, मतलब नॉर्थ ही अपॉर्चुनिटी है, नॉर्थ से ही आपको बिजनेस मिलेगा, नॉर्थ ही आपको नौकरी देगा, नॉर्थ ही ये आपको सब कुछ जिससे धन मिलता है वो नॉर्थ देगा। मतलब नॉर्थ तो वो सब कुछ देगा जिससे धन मिलेगा, लेकिन धन का क्षेत्र साउथ ईस्ट है, धन अग्नि है और नॉर्थ जल है। नॉर्थ के बगल नॉर्थ ईस्ट है, बहुत अच्छा क्षेत्र है, यह है स्वास्थ्य का क्षेत्र है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है, यह मानसिक, मतलब ये पूरा का पूरा जो मनस है हमारा, आपका दिमाग है, इसका क्षेत्र है। और मोटिवेशन, प्रेरणा का मान सकते हैं आप। तो प्रेरणा क्या, इंसाइट जो आपके दिमाग में आती है, यहाँ गणेश जी की मूर्ति बहुत आवश्यक है। तो भगवान राम या रामायण, राम दरबार जो मैंने बनवाया है, उसके अतिरिक्त माँ कमला देवी की साउथ ईस्ट में रखने वाली, जिसको लक्ष्मी जी बोलते हैं आमतौर पर, वो भी तस्वीर उतनी ही महंगी मैंने बनवाई है। मेरी वेबसाइट पे आ रही है। मेरी वेबसाइट थोड़ा अपग्रेड हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ प्रोडक्ट्स डालने थे जो मैं बताता हूँ लोगों को, और मैं कोई प्रोडक्ट्स डालने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी बात से नहीं अड़ूंगा कि कल मैं उसमें रत्न बेचने लगूँ। फिलहाल इसके बाद आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये हैप्पीनेस का क्षेत्र है। यहाँ पर आप बैठें, आप खुश रहेंगे। ईस्ट का क्षेत्र है, ये मेल जोल का क्षेत्र है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेल जोल मामूली नहीं है, नेटवर्किंग का क्षेत्र है ईस्ट। नेटवर्किंग मतलब यहाँ पे भगवान राम को आप लगाएंगे तो जानिए IAS, भगवान राम किसको, सूर्यवंशी हैं, सूर्य को प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है। तो ईस्ट में आपको भगवान राम का राम दरबार लगाना है, जो मैं जल्द ही उपलब्ध कराने जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे। तो एक हो गया, ईस्ट में आप लोग राम दरबार लगाएंगे तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। नेटवर्किंग कैसे बढ़ेगी, राम जी कैसे इतने बड़े सोशल नेटवर्क, मतलब वो समझिए कि उस समय के फेसबुक, इंस्टा सबके बाप थे। कारण क्या है कि मात्र वो 2 प्राणी थे। जब सीता जी का अपहरण किया था राक्षस रावण ने, तो 2 लोग थे, उन्होंने पूरी, हनुमान जी पहले मिलते, पहले माँ शबरी मिलती हैं, फिर हनुमान जी मिलते हैं। माँ शबरी का जिक्र आते मैं कहना चाहूँगा कि माँ शबरी एक कथित तौर पर छोटी जाति से थी। भगवान राम उनका उनके हाथों का बेर खाते हैं, पर जूठा बेर नहीं खाते। जो रामायण में है कि उन्होंने जूठा बेर खिलाती हैं चक के, और लक्ष्मण नाराज होते हैं। वहाँ पे जो हमारे वाल्मीकि, ये रामानंद सागर के रामायण में है, तो कोई जूठा बेर वेर नहीं खाती हैं। वो उनको बेर का, जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, उनको बेर की परख थी कि कौन सा बेर, कौन सा फल मीठा है, कौन सा खट्टा, चूंकि जंगल में रहती है। और वो मतंग मुनि की शिष्या थी। मतंग मुनि कौन थे, एक जिसको बोलते हैं जल्लाद, बोलते हैं कसाई, हिंदुओं में मतलब बहुत नीची जात के माने जाते थे। तो जो लोग जाति प्रथा पर बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि भारत में जाति प्रथा थी, तो मतंग ऋषि वो उनकी काया चली गई थी, लेकिन भगवान राम उनको भी प्रणाम करते हैं
तो उसमें ऋषियों की कोई जाति बात नहीं थी, और जाति नहीं है बात होती थी। यह मैं एक नहीं, रामायण के 10 उदाहरणों द्वारा आपको उदाहरणों द्वारा आपको मैं बता सकता हूँ, स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ। तो माँ शबरी के बाद वो हनुमान जी उनसे मिलते हैं, फिर हनुमान जी सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव एक एटलस थे। सुग्रीव के माध्यम से वाल्मीकि जी ने पूरा पेरू से लेके साउथ अमेरिका से लेके अंटार्कटिका तक पहुँचते पहुँचते उसके बाद सब कुछ शून्य है वो ये बताते हैं। रामायण इतना बड़ा महाकाव्य है, लेकिन जो लोग 24 घंटा जय श्री राम करते हैं, अगर वो रामायण पढ़ें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमारा इतिहास हमसे बच जाएगा। रामायण को आप कदापि, रामचरितमानस एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वो तुलसी बाबा का एक सेवक का एक अपने स्वामी के लिए वो है, मतलब गीत है। उसकी एक एक चौपाई सिद्ध है, तुलसीदास की एक एक चौपाई सिद्ध, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई सिद्ध है। तो भगवान राम सुग्रीव को लेते हैं, और इतनी सेना नहीं थी सामान्य, लाखों लाख सेनाएं आई थी, दक्षिण अमेरिका से आई थी, और उस तरफ, और वो जो क्षेत्र दिया गया है अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ से सब लोग वानर आए थे। वानर मतलब ट्राइब्स, सीधे सीधे ट्राइब, कोई वानर नहीं था, हनुमान जी भी वानर नहीं थे। और वो जो पूंछ लगाते थे वो एक वेशभूषा होती है, आदि जो जंगल में रह रहे लोग होते हैं, आदिवासी आदि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, और उनको बहुत सारी सिद्धियां भी रहती हैं। तो लेकिन हनुमान जी जो हैं, जो लोग बताते हैं कि उड़ के लंका गए थे, उसको आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तो पढ़ना पड़ेगा। तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वो उड़ के नहीं गए थे, वो तैर के गए थे। वाल्मीकि जी में स्पष्ट उल्लेख है, 8 श्लोकों में इसका स्पष्ट है। तो ये चीज़ें मैं बता रहा था। तो आप यहाँ पे आए ईस्ट के बाद ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में किचन क्यों रखा जाता है? क्योंकि पुराने ज़माने में साउथ ईस्ट में हवन हुआ करते थे, है ना। यह कैश फ्लो का एरिया, जो भी आपको धन मिलना है, उत्तर में आपने जो कर्म किया है, जो भी आपने कर्म किया, उसका फल या धन साउथ ईस्ट में मिलेगा। तो यहाँ एक कमला देवी या लक्ष्मी देवी की फोटो लगाई, जो कि वेबसाइट पर मेरे अभी भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे एक श्रीयंत्र रखिए, वो श्रीयंत्र वो क्रिस्टल का मिलेगा, और वो आप कहीं से भी खरीदिए, मुझे उसमें कोई नहीं है, लेकिन वो श्रीयंत्र स्फटिक का होना चाहिए। उसके टिप पर विराजमान है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, जो सबसे बड़ी देवी है, धन की देवी है, सुंदरता की देवी है। षोडशी बोला जाता है उनका, षोडशी भी मंत्र है, जो 16 वर्ष की कन्या है, और जिनको सबसे पहले जिक्र आता है त्रिपुरा रहस्य में जिक्र आता है कि भगवान राम जब माँ सीता के साथ विदा होके आ रहे हैं, जबकि इनके रामानंद सागर के रामायण में दिखाया जाता है कि वहीं पे आ जाते हैं। धनुष स्वयंवर के समय कोई स्वयंवर नहीं हुआ था, वो तो आधे लोग अब जान गए ना, तो कोई लक्ष्मण रेखा थी। तो बीच रास्ते में परशुराम जी आते हैं। तो परशुराम जी का अहंकार, वो भगवान राम जो प्रत्यंचा देते हैं वो चढ़ाने को कि ये विष्णु का ये धनुष है, अगर इसे तोड़ लेंगे तो हम आपको मान जाएंगे कि प्रभु आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं। तो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं भगवान राम, और स्पष्ट रूप से कहते हैं, इसे मैं क्या हनन करूं, इसे मैं कहाँ छोड़ूं, आपकी सारी शक्तियां क्षीण कर दूं, सारी सिद्धियां, जो कुछ आपने ग्रहण किया है सब कुछ, ये आपके आने जाने का जो उनके कौशिक ऋषि ने जो पृथ्वी दान की थी भगवान परशुराम को, वो शक्ति छीन लो। तो वो कहते हैं शक्ति ये मत छीनिए, क्योंकि पृथ्वी पर मैं रह नहीं सकता, उस पर्वत पे रहता हूँ, तो वो मत छीनिए। तो उसके बाद भगवान राम ने उनको श्रीहीन कर दिया। श्रीहीन मतलब धनहीन, विद्याहीन, सब कुछ। तो तब वो बहुत दुखी होकर परशुराम जी आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो जाके वहाँ पे मिलते हैं। उस समय परशुराम जी की मुलाकात होती है दत्तात्रेय से। दत्तात्रेय के बाद फिर वो सुमेधा तक श्री विद्या पहुंचती है, मतलब त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, जो कि श्रीयंत्र जो मैंने कहा उसमें विराजमान है, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी। और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो सुमेधा को देते हैं, फिर वो साउथ में भी वो विद्या आती है। साउथ में विद्या आने के बाद फिर साउथ में माँ ललिता के नाम से वो जानी जाती हैं।
आजकल 10 महाविद्याओं का थोड़ा सा चलन चल गया है, 10 महाविद्याओं का थोड़ा सा चलन बढ़ा है, यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करिए वैसा, वो माँ हैं, 10 माँ हैं, उनकी आप सिद्धियाँ करिए, सामान्य रूप से भी सिद्धि की जा सकती है। आप स्वच्छ रहें, आपके मन में कलुषित विचार न रहें, और यहाँ तक कि उसमें बलि वगैरह का भी जिक्र आप सामान्य तरीके से इसे करें, यही ठीक रहेगा। तो फिर धन का ये क्षेत्र हो गया साउथ ईस्ट, मतलब जहाँ से धन मिलता, सब कुछ यहीं पे है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परफ्यूम लगाना है, किसको, श्री यंत्र को, और माँ कमला देवी को गुलाब का इत्र देना है, वहाँ गुलाब चढ़ाना हो चढ़ा दीजिए। गुलाब की कैंडल्स आती हैं, वहाँ पे साउथ ईस्ट में रखिए, साउथ ईस्ट को महकाए रखिए एकदम और वो लाल बल्ब एक जलाइए, जगमग जगमग देखिए, बहुत रोशनी हो वहाँ पे। और उसी के अगर किचन के आसपास वो क्षेत्र हो जाए आपके, तो वो एक तरफ किचन हो, दूसरी तरफ ये हो, तो बहुत अच्छा है। नहीं हो कहीं भी, किसी भी जगह हो, किचन का तो बाकायदा उपचार है ज्योतिष में, वास्तु में, तो उपचार में कभी बताऊंगा आपको। तो ये रेमेडीज़ आप करिए, बहुत धन आएगा। और थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करिए। मैनिफेस्टेशन में ये करना है कि मान लीजिए आपको एक घर की प्राप्ति करनी है, सपोज करिए एक नौकरी प्राप्त करनी है, तो आप उसको अपने अंदर समाहित कर लीजिए। उस पोस्ट पे रह के आप काम कर रहे हैं, ये आपके अंदर भावना रहनी चाहिए। उस पोस्ट में आप उस पद पर हैं, और ये चलते रहना चाहिए। आप भविष्य को वर्तमान में लेके, मतलब वर्तमान में भविष्य को लेके चलिए, और अपने मन में सोचिए मत, उसको महसूस कीजिए, और पूरी तरह से आप उसमें रमे रहिए 24 घंटे, जब आप कॉन्शियस अवस्था में रहें। तो ऐसे में कभी सपने भी आ सकते हैं, सपने में कुछ नई नई चीज़ें भी आपको दिख सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टेशन की हैं, ये हमारे पतंजलि के योग सूत्र और इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन से ली गई हैं। तो आज पहली बार मैं इतना बड़ा वीडियो बनाया हूँ, और लोगों को मुझे लगता है प्रसन्नता होगी। मैं इसे कई लोगों को, अपने जो लोग हैं, चाहे बॉलीवुड में जो बहुत धार्मिक लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको ये वीडियो मैं ज़रूर भेजूंगा जब ये पब्लिश हो जाए। अभी तो 19 तारीख है, अब हमारी टीम इसे कब पब्लिश करती है तो देखते हैं। आज 19 नवंबर है, तो इसके साथ साथ सभी को शुभकामनाएं। और फिर से मैं कहूँगा, खेती योग्य ज़मीन खरीदें, खेती योग्य ज़मीन खरीदें, और 2 महीने के बाद आप लोग गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। 2 महीने मतलब आप ये मानिए कि फरवरी के बाद से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। सोना और मिट्टी, मिट्टी और सोना, इसके अलावा कुछ बचने बचने वाला नहीं है, बिल्कुल आप इसको भूल जाइए। अंत में जो बचेगा वो सोना बचेगा और मिट्टी बचेगी। तो जगजीत सिंह ने जो एक गज़ल कही है, दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, मिल जाए तो खो जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो सोना है। जय श्री राम।